स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर जियोपॉलिटिक्स में एक के बाद एक ऐसे बॉम्ब्स गिरा रहा है जिसको हम अगर चाहे भी तो भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाल ही में ये बॉम्ब्स यूरोप की बहुत सी कंट्रीज पर गिरे हैं। इस वॉर ने ग्लोबल फाइनेंशियल कॉरिडोर्स में तो उथल पुथल मचाई ही है, लेकिन उसी के साथ साथ इस इकोनॉमिक टर्मोइल ने अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे देश के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को भी हिला कर रख दिया है। चाहे श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे सो कॉल्ड डेवलप यूरोपियन नेशंस हो, इस वॉर के स्पिल ओवर इफेक्ट्स दुनिया के हर कोने में नजर आ रहे हैं। हाल ही में इसका लेटेस्ट शिकार हमें ब्रिटेन के रूप में दिखाई दिया। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रिटेन का पॉलिटिकल टर्मोइल थम जाएगा, लेकिन आज ब्रिटेन की पॉलिटिक्स एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट का नया डोज लेकर हाजिर हुई है। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 2 से 3 दिनों में ट्विटर पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी। ब्रिटेन के जाने माने मीडिया चैनल डेली स्टार ने इस वीडियो को 24 घंटों तक लाइव स्ट्रीम किया था। इसमें एक तरफ लेटिस रखी गई थी और दूसरी तरफ पीएम लिज ट्रस की एक फोटो थी। इसमें उन्होंने लेटिस और पीएम लिज ट्रस के बीच एक रेस ऑर्गेनाइज की और कैप्शन लिखा, आइए देखते हैं कि लेटिस और लिज ट्रस में से सबसे पहले कौन इस गेम से बाहर होता है। इसमें कुछ ही घंटों बाद लेटिस की जीत हुई और पीएम ट्रस इस रेस से बाहर हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने एक खबर सुन ही ली होगी कि यूके की लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने 20 अक्टूबर 2022 को अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। लगभग 40 दिनों के अंदर अंदर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर ये यूके के इतिहास की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। उनके इस रेजिग्नेशन के बाद कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बासी लेटिस को ही वहां का नया पीएम बना देना चाहिए। दोस्तों, कहने और सुनने में ये चीजें फनी लगती हैं, लेकिन असल में ये बहुत गहरे चिंतन की बात है। इसी के चलते कई स्कॉलर्स इस लेटिस की जीत को ब्रिटिश एम्पायर की एक मेजर डिफीट बता रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर यूके में चल क्या रहा है, और केवल यूके ही नहीं बल्कि अगर हम नजर घुमाएं तो यूरोप के बहुत से डेवलप्ड देशों में कुछ इसी तरह की उथल पुथल मची हुई है। जिस तरफ देखो उस तरफ किसी न किसी क्राइसिस का माहौल है। दूसरे शब्दों में कहें तो आज यूरोपियन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से शैम्बल्स में है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए यूरोप की इसी सिचुएशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR और GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ IAS में साल की सबसे बड़ी बिग दिवाली सेल शुरू हो गई है, जो 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी, और इसीलिए आपके सपनों के दियों को जलाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। आपको बता दूं कि स्टडी IQ का लास्ट यूपीएससी फाउंडेशनल बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। दोस्तों, भारत के सबसे बेहतरीन यूपीएससी फाउंडेशनल बैच में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप से आपके डाउट्स को ऑन द स्पॉट क्लियर किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। लेकिन ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के लिए वैलिड है, बिग दिवाली सेल के अंडर। और दोस्तों, सिर्फ फाउंडेशनल बैच ही नहीं बल्कि ऑप्शनल बैचेस में भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलेगा मात्र 10,000 रुपीज में। एंड जस्ट टू मेंशन, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी के बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो इस दिवाली में आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में छाए हुए अंधकार को भारत के सबसे बेहतरीन फाउंडेशनल और ऑप्शनल बैचेस की मदद से हटा सकते हैं। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यूके की क्राइसिस पर आने से पहले आइए आपको यूरोप में चल रही एक बेहद कंसर्निंग एनर्जी क्राइसिस से रूबरू कराते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूरोप में विंटर्स एकदम कॉर्नर पर हैं। ऐसे में जाहिर है कि यूरोप के घर घर की एनर्जी नीड्स अपने पीक पर पहुंचने वाली है। इस पीक कंजम्पशन टाइम के दौरान सप्लाईज की क्राइसिस यूरोप में हर पॉसिबल तरह की क्राइसिस क्रिएट कर रही है। इसी के चलते वहां की कई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स अपने ही लोगों के गुस्से का शिकार बन रही हैं। फ्रांस की सिचुएशन पर गौर करें तो वहां के लोग देश को यूरोपियन यूनियन और नेटो से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग सेक्टर से
1 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स फ्यूल की शॉर्टेजेस और लो वेजेस के कारण सड़कों पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की डेली लाइफ्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी सैलरीज में हाइक डिमांड कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपनी प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए वर्कर्स पर पेनल्टीज भी इंपोज करने की कोशिश की, लेकिन इससे वर्कर्स का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रेसिडेंट मैक्रोन के पॉलिटिकल टेन्योर के लिए भी खतरा बन सकता है। उसी तरह जर्मनी में भी सिनेरियो लगभग सेम ही है। वहां पर एनर्जी की शॉर्टेजेस उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रही है, जिसके कारण वहां महंगाई और लोगों के लिविंग कॉस्ट आसमान छू रहे हैं। इसी वजह से लोग सड़कों पर आकर यूरोपियन यूनियन और नेटो की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईयू और नेटो ने अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए रशिया पर तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं। यानी उनके मुताबिक ईयू और नेटो की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ने ही इस क्राइसिस को जन्म दिया है। आपको बता दें कि जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्रीज इस चीज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रही थी। असल में जर्मनी अपनी 55% और फ्रांस अपनी 17% गैस रशिया से ही इंपोर्ट करता है, और इसी कारण ये देश शुरुआत से ही रशिया के अगेंस्ट इतने हार्श रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ थे। लेकिन ईयू और नेटो का पार्ट होने के कारण उनको ब्लॉक की पॉलिसीज के साथ एग्री करना पड़ा, और आज उनके सिटीजन्स उनकी इस गलती की कीमत चुका रहे हैं। साथ ही आज उन लोगों को भी ये रियलाइज होने लगा है कि ये पूरा मेस यूएसए के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। यूएस रशिया के साथ अपने इस वॉर में यूरोप को एक प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहा है। इस कारण ये हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाई इन्फ्लेशन और नेचुरल गैस की शॉर्टेजेस लोगों के लाइवलीहुड पर एक सीरियस थ्रेट बनकर मंडरा रही है। हाई चांसेस हैं कि ये प्रोटेस्ट 2-3 देशों से शुरू होकर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल सकता है। आज हालात ये हो गए हैं कि यूरोप के कई देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में लोग सर्दियों में जलाने के लिए वुड्स यानी लकड़ियां कलेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सूखी लकड़ियों की मांग बढ़ने की वजह से जर्मनी में बहुत तेजी से ट्रीज कट किए जा रहे हैं। यहां तक कि हंगरी में तो वुड्स की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया है। इसी को देखते हुए पूरे यूरोप में लकड़ियों का प्राइस भी आसमान छू रहा है। कई एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि आज यूरोप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो वापस फिर से मिडिल एजेस की तरफ चल पड़ा हो। इस सब के बीच यूरोपियन यूनियन की बची कुची यूनिटी भी चरमराती नजर आ रही है। ईयू आज किसी भी इशू के ऊपर एक कंसेंसस ड्रिवन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हाल ही में इसका एक उदाहरण हमें यूरोप की एनर्जी चार्टर ट्रीटी में देखने को मिला, जिसको पहले इटली, फिर पोलैंड, स्पेन और अब नीदरलैंड अबेंडन करते नजर आ रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेन के द्वारा प्रेशराइज किए जाने के बावजूद आज ये देश इससे खुद को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि इस क्राइसिस के बीच इस ट्रीटी को फॉलो करना इन देशों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। अगर आप इस ट्रीटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, इस बीच एक और शॉकिंग न्यूज मीडिया में आई। सोर्सेस के मुताबिक ईयू कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन के ऊपर अमेरिका के लिए काम करने के इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन कमीशन ईयू की सबसे पावरफुल बॉडी है और इस बॉडी को उर्सुला वॉन डर लेन हेड करती हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईयू कमीशन की करंट प्रेसिडेंट से बेहद खुश है, क्योंकि वो यूरोप में यूएसए के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने में उनकी बेहद मदद कर रही हैं। उनका कहना है कि यूरोप के लोगों के रियल कंसर्न्स को सर्व करने के बजाय वो यूएसए के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल कर रही हैं। इसी कारण उनको अमेरिका का पॉन भी कहा जा रहा है। आपको बता दें कि ये 2029 तक ईयू को हेड करने वाली हैं। तो अगर ये क्लेम्स पूरी तरह सच साबित होते हैं तो यूरोप के लिए आगे प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा ग्रेव हो सकती हैं। खैर दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे यूरोप में रशियन गैस का ना होना उनके लिए एक के बाद एक नए डिजास्टर्स अनफोल्ड कर रहा है। इस फ्रंट पर भी वहां हर रोज कुछ नई डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अगर गैस सप्लाईज की बात करें तो रशिया अपनी गैस की टैप्स को ईयू के लिए पहले ही बंद कर चुका था। इसी बीच सितंबर में ये खबर आई थी कि रशिया की नेचुरल गैस को यूरोप तक पहुंचाने वाली बाल्टिक सी में मौजूद नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस लीक हो रही हैं। यूरोप के कई देशों ने रशिया का नाम लेते हुए उस पर ये एलिगेशंस लगाए थे कि ये काम रशिया ने ही जानबूझकर किया है। इस पर रशिया का कहना था कि आखिर वो अपनी ही पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय क्यों करेगा। सभी प्रैक्टिकल और रैशनल एविडेंस इस चीज को क्लियर कर रहे थे कि रशिया ऐसा कर ही नहीं सकता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम यूएसए के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि रशिया किसी भी तरह यूरोप के साथ रीनेगोशिएट कर पाए। अब इस पाइपलाइन को सच में किसने डिस्ट्रॉय किया ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि यूरोप की परेशानियां मल्टीप्लाई ही हुई हैं।
इतना ही काफी नहीं था कि हाल ही में चाइना ने भी यूरोप की नेचुरल गैस की सप्लाईज पर रोक लगा दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अपने स्टेट ओन्ड गैस इंपोर्टर्स जैसे कि पेट्रो चाइना, शिनोपैक और न्यूक लिमिटेड को चाइना की इंटरनल डिमांड्स को इंश्योर करने के लिए यूरोप की एलएनजी सप्लाईज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहा है। आपको याद दिला दें कि रशिया की सप्लाईज बंद होने के बाद चाइना ने ही इस कॉन्टिनेंट की ह्यूज एनर्जी सप्लाईज को इंश्योर किया था। चाइना की कोविड पॉलिसीज की वजह से उनके पास एलएनजी का इनफ स्टॉक मौजूद था। इस बीच चाइना रशिया से भी भर भर के गैस इंपोर्ट कर रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए यूरोप ने चाइना से गैस सप्लाईज को स्टॉक करना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर चाइना ने एक मीडिएटर बनकर रशियन गैस को यूरोप तक सप्लाई किया। इस प्रोसेस में चाइना को ह्यूज प्रॉफिट हुआ और यूरोप बेसिकली अपने ही लगाए गए सैंक्शंस को चाइना के थ्रू बाईपास करता रहा। लेकिन आज जब चाइना इस पूरे सीन से खुद को पीछे खींच रहा है तो यूरोप एक बार फिर से उसी क्राइसिस के मोड़ पर पहुंचा है। हाल ही में कतर ने भी यूरोप को आने वाले डिजास्टर के लिए वार्न किया है। दुनिया के लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर यानी कतर ने कहा है कि अगर यूरोप आने वाले कई विंटर्स में खुद को डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखना चाहता है तो उसको रशिया से किसी भी कीमत पर अपनी गैस सप्लाईज को रिज्यूम करना होगा। आज के दिन यूरोप को 112 मिलियन टन ऑफ गैस की जरूरत है, जो पूरे ग्लोब की गैस सप्लाईज का 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। दुनिया के लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर्स यानी यूएस और कतर भी यूरोप की उस ह्यूज डिमांड को दूर दूर तक पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में यूरोप के अलावा भी ऐसे बहुत से गैस इंपोर्टिंग ब्लॉक्स हैं जो कतर से अपनी सप्लाईज इंश्योर करते हैं। कतर ने यह भी कहा है कि वो अपने एशियन बायर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करते हुए सबसे पहले उनकी ही सप्लाईज को इंश्योर करेगा। इसीलिए वो यूरोप को उसकी पूरी सप्लाईज किसी भी कीमत पर इंश्योर नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर इससे हमें यह समझ आता है कि यूरोप की एनर्जी क्राइसिस का क्योर सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास ही मौजूद है। लेकिन जब तक यूरोप इस चीज को रियलाइज करता है तब तक आपको बता दें कि इस क्राइसिस के बीच ईयू की गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को तेजी से बढ़ा रही है। लोगों के एनर्जी बिल्स को सब्सिडाइज करने और अपने एनर्जी जायंट्स को बैंक्रप्सी से बचाने के लिए ये गवर्नमेंट्स खूब स्पेंडिंग कर रही हैं। पिछले एक साल में ईयू ने अपने सिटीजन्स और बिजनेसेस को इस एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए 500 बिलियन यूरोस प्लेज किए हैं। और तो और अगर इनके बेल आउट्स, लोन्स और नेशनलाइजेशन को भी अकाउंट में लिया जाए तो ये फिगर 700 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इनके पास इतना कैश आया कहां से, तो आपको बता दें कि ये ह्यूज अमाउंट ईयू ने बोरोइंग्स के थ्रू सिक्योर किया है। और प्रेजेंट सिचुएशन देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यूरोप इस ह्यूज डेट को आसानी से पे कर सकता है। और यही चीज इस पूरी क्राइसिस को और भी ज्यादा स्केरी बना देती है। अगर आपको यकीन नहीं हुआ है तो आपको कुछ कंट्रीज के डेट टू जीडीपी रेशियो का एग्जांपल देते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि लास्ट ईयर फ्रांस का डेट टू जीडीपी रेशियो 145% के मार्क को क्रॉस कर चुका था। आज जर्मनी का डेट टू जीडीपी रेशियो 77% है। यूके का डेट टू जीडीपी रेशियो 143% और इटली का डेट टू जीडीपी रेशियो 150% तक पहुंच गया है। ये और कुछ नहीं, केवल एक बड़े डिजास्टर की रेसिपी दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, एक ऐसी ही रेसिपी का मैनिफेस्टेशन हमें ब्रिटेन में भी देखने को मिल रहा है। यूं तो ब्रिटेन की इकोनॉमिक क्राइसिस के रूट्स 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और ब्रेक्सिट जैसे डिजास्टर्स में ट्रेस की जा सकती है, लेकिन उनके प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के रीसेंट सीड्स बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद सो किए गए हैं। उस समय भी उनके सिटीजन्स कोविड पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर की वजह से लिविंग कॉस्ट की क्राइसिस से गुजर रहे थे। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद पीएम की पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट्स फाइनल राउंड तक पहुंचे थे, जिसमें पहले थे ऋषि सुनक और दूसरी लिज ट्रस। ये दोनों ही उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग इकोनॉमिक प्लान्स प्रपोज कर रहे थे। ऋषि सुनक का मानना था कि इकोनॉमी में किसी भी तरह के टैक्स कट से पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना बेहद जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिज ट्रस चाहती थी कि देश की इकोनॉमी को इमीडिएट टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है। उनका मानना था कि जब तक देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को टैक्स में रिलीफ नहीं दिया जाएगा तब तक देश में सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी और सप्लाई की शॉर्टेज होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी की वोटिंग में लिज ट्रस की जीत हुई और आते ही सबसे पहले उन्होंने चांसलर क्वासी क्वार्टेंग के साथ मिलकर अपना मिनी बजट प्रपोज किया। इसके तहत सितंबर में उन्होंने अपने इलेक्शंस के प्रोमिसेस को फुलफिल करते हुए देश में $50 बिलियन के ह्यूज टैक्स कट्स इंपोज किए। इसमें देश की रिचेस्ट सिटीजन्स को टैक्स में ह्यूज कंसेशंस दिए गए। आपको बता दें कि पिछले 50 सालों में अनाउंस किया गया ये सबसे बड़ा टैक्स कट था।
इससे वो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाकर देश के बिजनेसेस और उनकी ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते थे। सुनने में ये आइडिया बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन जब उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया गया तो इससे एक बड़ा ब्लंडर क्रिएट हो गया। देश में आम सिटीजन्स को लगा कि ये टैक्स कट्स सिर्फ और सिर्फ देश के अमीर लोगों को बेनिफिट करने के लिए इंप्लीमेंट किए गए हैं। इस स्टेप के साथ यूके का इन्फ्लेशन अपने 40 ईयर हाई मार्क यानी 9.9% तक जा पहुंचा। ब्रिटिश पाउंड डॉलर के अगेंस्ट 24% के डिक्लाइन के साथ दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई। इसकी वजह से वहां कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ यूके की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चूर चूर हो गई। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उनकी करेंसी में तेजी से गिरने लगा। देश की ये हालत देखते हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड को इंटरवीन करना पड़ा। बढ़ते इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज किया और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। जाहिर है कि इसका एक बहुत बुरा असर ब्रिटेन के आम लोगों के इंटरेस्ट पेमेंट्स पर पड़ा। ऊपर से आम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में 80% रेट हाइक्स देखने को मिले, जिससे लोगों की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग को और भी ज्यादा वर्सन कर दिया गया। लिज ट्रस के इस स्टेप्स के चलते उनको आईएमएफ का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। इसी के साथ गोल्डमैन सैक्स में भी ब्रिटेन की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी गई। ओईसीडी ने कहा कि यूके को वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज वहां हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने सस्टेनेंस के लिए अपने घरों का सामान बेचना पड़ रहा है। खैर, अपने इस डिजास्टर की वजह से लिज ट्रस को अपने सिटीजन्स और पार्टी मेंबर से ह्यूज बैकलैश का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन्होंने एक कोर्स करेक्शन का पाथ चुना और अपने टैक्स कट को रिवर्स किया। अपने इस यूटर्न के तहत उन्होंने चांसलर क्वासी क्वार्टेंग को भी उनकी पोजीशन से फायर कर दिया, लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपने रेजिग्नेशन स्पीच में यह साफ किया है कि वो अपने उन वायदों पर खरी नहीं उतर पाई हैं जिनके लिए उनको चुना गया था। उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बदले पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को चुना, और यही पॉलिसीज उनकी इकोनॉमिक प्लान के साथ साथ उनके करियर को भी ले डूबी। खैर, इस बीच अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन, जो गोवा से बिलोंग करती हैं, वो अपनी रेसिस्ट कमेंट की वजह से बहुत वायरल हो रही थी। उन्होंने भी हाल ही में इस टर्मोइल के बीच पीएम लिज ट्रस के कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। उनका कहना था कि पीएम ट्रस उनकी माइग्रेशन पॉलिसी पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही हैं। आपको बता दें कि सुएला ब्रेवरमैन हमेशा से अपनी एंटी इमिग्रेशन स्टैंड के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस मंथ की शुरुआत में सुएला ब्रेवरमैन ने इंडिया और यूके की ट्रेड डील के ऊपर कहा था कि ये यूके में इंडियंस के इमिग्रेशन को इंक्रीज कर देगी, जो देश की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लमैटिक है। उनके ये रिमार्क्स उस समय आए जब इंडिया और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे थे। उनके इस रिमार्क के कारण दोनों देशों के बीच होने वाली ये डील फिलहाल टल गई है। खैर, सुएला ब्रेवरमैन और क्वासी क्वार्टेंग के रेजिग्नेशन के बाद अब पीएम लिज ट्रस ने भी अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है। अपने रेजिग्नेशन से कुल 2 ही दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कंट्रोवर्शियल मिनी बजट के लिए माफी मांगी थी, लेकिन तब उन्होंने ये कहा था कि अभी वो कंटिन्यू करने वाली हैं। दोस्तों, यूके के लॉस के मुताबिक किसी भी नए प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट मिनिमम 1 साल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर वो खुद तय कर ले तो वो अपने पद से रिजाइन जरूर कर सकता है। लिज ट्रस के ऊपर उनके सिटीजन्स के साथ साथ उनकी ही पार्टीज के एमपीज का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो सब यही चाहते थे कि लिज ट्रस इस पोजीशन से हट जाए, क्योंकि ये पार्टी की ओवरऑल इमेज को खराब कर रहा है, और इसी के चलते उन्होंने आखिरकार रिजाइन कर दिया। अब सवाल ये है कि अगला पीएम कौन होगा। लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनक पीएम की पोजीशन के लिए एक ऑब्वियस कैंडिडेट हो जाते हैं, लेकिन पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते इसको लेकर कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि लास्ट 6 ईयर्स में ब्रिटेन के 5th पीएम की पोजीशन पर जो भी आता है उनके लिए चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ उनका इंतजार कर रहा है। अब वो चुनौतियों से वो कैसे लड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो यूरोप की क्राइसिस के ऊपर। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम ब्रिटेन्स करंट वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, critically analyze। and with this question my friends, that's it for the video। I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।